चलिए आखिरी कौन सा आर्टिकल देखे थे? बस दे बैठना। ठीक है, आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल 111। राष्ट्रपति का निर्णयन शक्ति 111। राष्ट्रपति का निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ब्रैकेट में लिखना वीटो पावर। ठीक है, अब नीचे लिखना, उसके अंदर लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन में वीटो पावर शब्द का उल्लेख नहीं है। वीटो पावर शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब नीचे सब हेडिंग डालना वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। 4 प्रकार के वीटो हैं। ठीक, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। वीटो पावर प्रेसिडेंट एक के बाद एक लिखते जाइएगा। पहला क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड वीटो ऑब्लिक विशेषित निषेधाधिकार। विशेषित निषेधाधिकार। ठीक, सेकंड नीचे लिखिए एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। अत्यंतिक निषेधाधिकार। अत्यंतिक। थर्ड लिखिए सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो निलंबनकारी निषेधाधिकार। सस्पेंशन वीटो निलंबनकारी निषेधाधिकार। चौथा लिखिए पॉकेट वीटो। जेबी वीटो। जेबी वीटो। जेबी वीटो। जो पहला वीटो लिखे हो उसके आगे लिखिए यूएसए। यूएसए प्रेसिडेंट। यूएसए का प्रेसिडेंट। यूएसए का प्रेसिडेंट। और नीचे का 3 में है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है।
अब होता क्या है समझिए। पहला देखिए क्वालिफाइड वीटो क्या है। कोई बिल सपोज हाउस से पास हुआ, कोई भी सदन से, लोकसभा, जैसे इंडिया में अगर बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ, ठीक है, राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति उस बिल को वापस भेज दिया, ठीक है, बोला कि नहीं भाई पुनर्विचार करो, इस बिल को वापस भेज रहा हूँ। फिर उस बिल को राष्ट्रपति के पास आने के लिए कम से कम 2/3 मेंबर्स का साइन चाहिए। ऐसे पावर को बोला जाता है क्वालिफाइड वीटो, अत्यंतिक वीटो। मतलब राष्ट्रपति मना कर दिया साइन करने से, अब जब वापस राष्ट्रपति के पास भेजना होगा तो 2/3 लोगों का साइन चाहिए होगा, ठीक है, लगभग जैसे स्पेशल मेजोरिटी में होता है वैसे, ठीक, इसको लगता है क्वालिफाइड वीटो। तो भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो भेजा फिर वापस जो बिल आना चाहिए 2/3 से, ऐसा नहीं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के पास कैसा पावर है, तो इससे मिलता जुलता ही सस्पेंशन वीटो, निलंबनकारी वीटो। इसको राष्ट्रपति जब मना कर देता है तो वापस उसको नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी से भी पास करके वापस भेजा जाए तो राष्ट्रपति को फिर साइन करना होता है। लेकिन एक बार मना कर दिया फिर उस बिल को वापस सिंपल मेजोरिटी से पास करके भेजे तो वैसा पावर क्या कहलाता है, निलंबनकारी वीटो, ठीक है, निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। मना ही कर दिया, साइन ही नहीं करूंगा, कोई और दोबारा तीसरी बार भेजना ही नहीं, फाड़ मार के फेंक दूंगा, ऐसा वाला वीटो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट कंप्लीट, मना ही कर दिया, साइन ही नहीं करूंगा, ठीक है। और ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, बस पॉकेट में डाल लिया, ठीक है, पॉकेट वीटो। तो 4 प्रकार के वीटो है, जिसमें से 3 प्रकार के वीटो को किसको मिला हुआ है, भारत के राष्ट्रपति को, और एक यूएसए के प्रेसिडेंट को है। वैसा भी वीटो है, ऑप्शन देके पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा वीटो भारत के राष्ट्रपति को नहीं मिला हुआ है। तो ठीक है, तीनों समझ आया। एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो में क्या डिफरेंस, उसमें एब्सोल्यूट वीटो में सीधा मना कर दिया, साइन नहीं करूंगा, ठीक है, बात खत्म, साइन नहीं करूंगा। कुछ अपवाद है, किस किस को मना कर सकता है, किसको इसको नहीं मना कर सकता, ठीक है। और पॉकेट वीटो में क्या बोल रहा है, ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, सिर्फ पॉकेट में रख लिया, ठीक है, कोई रेस्पॉन्स नहीं। ऐसा क्यों, पॉकेट वीटो कैसे मिलता है इसको, देखिए, जैसे लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होकर जाता है तो राष्ट्रपति कितने दिन के अंदर साइन करेगा इसका कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, मतलब इतने दिन के अंदर आपको साइन करके देना है, इसका कोई, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है संविधान में, ठीक है। तो जो कोई उल्लेख ही नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि इतने दिन में साइन करके देना, तो नहीं किया, ठीक है, तो ऑलरेडी क्या हो जाता है, पॉकेट वीटो, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। समझ आया चारों वीटो क्या हुआ क्या, ठीक है, क्लियर। तो अभी क्लियर कर दिया, समझा दिया, आगे डैश डैश करके ना बस उसमें लिखते जाना तो समझ आ जाएगा। क्वालिफाइड वीटो के आगे ना 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बस लिख देना तो समझ आ जाएगा, 2/3 क्वालिफाइड के आगे 2/3 लिख दीजिए। एब्सोल्यूट के आगे लिखना साइन करने से मना, साइन करने से मना, साइन करने से मना। सस्पेंसिव वीटो में लिखो 1/2, मतलब वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया तो 1/2 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ग्रेटर का साइन लगाने, ग्रेटर 1/2, ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। और कौन सा था, पॉकेट वीटो, ना हाँ ना, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो का मेरे ख्याल से अभी तक कोई उदाहरण नहीं मिला है, या अभी तक ये पावर यूज़ नहीं किया गया। ये सस्पेंशन वीटो यूज़ किया जा चुका है और पॉकेट वीटो भी यूज़ किया जा चुका है, ठीक है। और क्वालिफाइड वीटो तो अमेरिका में होता है, तो उसका यहाँ डिस्कस करने का कोई औचित्य नहीं। सस्पेंशन वीटो देखो, जया बच्चन जानते हो नहीं,
वो अमिताभ बच्चन की वाइफ ना, तो वो क्या है, वो भी सांसद थी, वही तो है जया बच्चन, वो भी सांसद थी, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पद पर थी जिसको फिर लाभ के पद के दायरे के अंदर गिना जाने लगा, ठीक। तो क्या हुआ, ये जो जया बच्चन थी उसको सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन दिया कि यार इसका सदस्यता रद्द की जाए, क्यों, ये लाभ के पद पर है और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक। अब जया बच्चन जैसे ही बाहर हुई तो वैसे क्या है, उसी से मिलते जुलते कई सारे पद पे बैठे हुए थे और अन्य सांसद, तो उन लोग भी डरे कि हमारा भी सदस्यता रद्द हो जाएगा। तो फिर उस टाइम जो सरकार थी, किसकी, मनमोहन सिंह की सरकार थी उस टाइम, ठीक है। तो मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या किया, एक बिल पेश किया और उसको पास करवा दिया लोकसभा राज्यसभा से, और सब पास, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, क्यों, दोनों साइड के जाते हैं मेंबर, तो सब सहमत होकर पास कर दिए, ठीक है। और उस बिल में क्या था कि कुछ पद को ना लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिए जाते, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है और मंत्री है, ये सब को दायरे से बाहर रखा गया लाभ के पद के। तो उसमें कुछ और पद इंक्लूड कर दिए कि ये सभी पद लाभ के पद में नहीं आएगा, बाहर कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, ठीक। तो उस टाइम प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मिसाइल मैन। तो उन्होंने हेलो, हाँ पता ना, बोलो, क्यों, क्या केस कर दिया, हाँ, हम्म 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 फिर भी कैसे नहीं, मारे और कुछ नहीं। चल मैं देखता हूँ, मैं तेरे को क्लास कवर लगाता हूँ, ठीक है, बात करता हूँ। चल ठीक है ना, चल ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं तेरे को लगाता हूँ, ठीक है, ठीक है। ठीक, तो उस टाइम प्रेसिडेंट थे कौन, अब्दुल कलाम आज़ाद। उसने ये सस्पेंसिव वीटो यूज़ किया था कि अभी साइन नहीं कर रहा हूँ, एक बार फिर से पुनर्विचार करो, लेकिन फिर उसको पास करके भेज दिए। अब ऐसे केस में प्रेसिडेंट को कंपलसरी साइन करना होता है, ठीक है, दोबारा बिल पास करके भेजे तो कंपलसरी साइन करना होता है, ठीक है। वैसे ही प्रेसिडेंट के केस में यहाँ पे दो चीज़ें बताए गए थे, एक तो बिल को फिर से पास करके वापस भेजे प्रेसिडेंट के पास तो भी साइन करना होता है, और जो मंत्री परिषद का जो निर्णय होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें मैं बताया था। मंत्री परिषद का जो निर्णय होता है ना, उसको भी एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है प्रेसिडेंट, और फिर वो निर्णय लेके वापस प्रेसिडेंट के पास भेजे तो उसको मानना होता है, यहाँ पे साइन करना होता है और उस निर्णय को मानना होता है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक। सेम टू सेम केस राज्यपाल के पास भी है, सेम ऐसे ही पावर। राज्यपाल भी क्या, ये बिल को अगर फिर से पास करके भेजे तो दोबारा पास करके भेजे तो मानना पड़ता है, साइन करना पड़ता है, ठीक है। और मंत्री परिषद के निर्णय को वो पुनर्विचार के लिए भेज ही नहीं सकता, जैसे राष्ट्रपति भेज सकता है वैसे ही भेज नहीं सकता, ठीक। तो अब्दुल कलाम आजाद यूज किए थे कौन सा वीटो, सस्पेंशन वीटो, निलंबन का वीटो। एक है पॉकेट वीटो। अब उस टाइम सरकार थी राजीव गांधी की और उस टाइम प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह सरदार जी, ठीक है। तो 1986 में एक इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल था, उसमें शायद ऐसा लेटर था, पोस्टमैन को अधिकार था कि वो चिट्ठी खोल के पढ़ लें, ठीक है। सरप्राइज आज नहीं होगा बोल से, ठीक है। अब वो पॉकेट वीटो क्या, ज्ञानी जैल सिंह सरदार जी वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर कौन, राजीव गांधी, ठीक है। अब ऐसे ही मालूम है कि प्रेसिडेंट के पास कोई खास पावर रहता नहीं, तो बोलना नहीं चाहिए था उनको, राजीव गांधी जी को। तो क्या हुआ, ये बिल पॉकेट, ये इंडियन पोस्ट ऑफिस जो बिल था उसमें ये था कि जो पोस्टमैन है वो चिट्ठी खोल के पढ़ सकता है, देख सकता है लिफाफा। तब ये तो प्राइवेसी का उल्लंघन है भाई, कोई क्या लिख रहा है, लव लेटर लिख रहा है, कुछ भी लेटर लिख रहा है, उसको खोल के पढ़ेगा, अच्छी बात थोड़ी है, ठीक है। तो ज्ञानी जैल सिंह बोले कि अरे ये तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना, आर्टिकल 21, उसमें भी राइट टू प्राइवेसी भी आता है, अगर प्राइवेसी भंग कर दिए तो क्या पता हो सकता है, मतलब आपकी जान चली जाए, ठीक। तो
ज्ञानी जल सिंह बोले, रही है तो किसका उल्लंघन है, हम उसको फ़ोन किए, साइन कर रहा है कि नहीं, ज़्यादा होशियार मत बन ऐसा। तो उनका मूड ख़राब हो गया, बोला कि नहीं करूँगा साइन। पहली बार पॉकेट वीटो का यूज़ कर दिया, लो जो करना है कर लो, और भेजोगे और पॉकेट में डालूंगा, ठीक है, लेकिन साइन नहीं करूँगा। ठीक, तो वो पावर की बात आ गई, दिखा दिए क्या पावर है प्रेसिडेंट के पास। तो पॉकेट वीटो पहली बार यूज़ किया गया था, एकमात्र केस है जिसमें पॉकेट वीटो यूज़ किया गया, ये ज्ञानी जेल सिंह ने यूज़ किया, ठीक है, 1986 में। याद रहेगा कौन से बिल पे, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल के संदर्भ में यूज़ किया था। ठीक, क्लियर, ये सब समझ आया, पॉकेट वीटो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये पॉकेट वीटो ना लिख लो, पॉकेट वीटो का एग्जांपल लिख लो, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल के केस में यूज़ किया गया था। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल सर टेबल ने उसको लिखने में पड़ेगा, आपके लिए विशेष छूट। पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल लिखे है ना, और यूज किसके द्वारा किया गया, पॉकेट वीटो, ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह, क्या 1986, 1986। ठीक, अब नीचे स्टार मार्क डाल के लिखते जाइए, स्टार मार्क डालिए और लिखते जाइए। पहला, मनी बिल के केस में, मनी बिल मतलब धन विधेयक के केस में, मनी बिल ऑब्लिक धन विधेयक के केस में प्रेसिडेंट अपना वीटो पावर यूज नहीं कर सकता। सेकेंड पॉइंट लिखिए, संविधान संशोधन विधेयक ऑब्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में भी प्रेसिडेंट वीटो पावर यूज नहीं कर सकता। ठीक है, इतना क्लियर। अब धन विधेयक के संबंध में क्यों नहीं, तो क्योंकि पहले से ही राष्ट्रपति से पूछा जाता है, राष्ट्रपति से पहले विचार किया जाता है, उसके बाद पेश किया जाता है उसको। ठीक है, तो एक बार हाँ एक बार ना ऐसा नहीं, तो मनी बिल के केस में नहीं कर सकता, और संविधान संशोधन बिल के लिए, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक के लिए। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 368, हेडिंग डालिए आर्टिकल 368। एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी दोबारा रिपीट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। अब आर्टिकल 368 क्या था, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की बात करता है। ठीक है, संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, जिसमें विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन 368 के अंतर्गत आता है। तो वो चार्ट पहले बनाया था, ठीक है, तो क्लियर होगा। तो आर्टिकल 368 क्या है, उसमें लिखे संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट एंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये पावर किसके पास है संविधान में संशोधन करने की, संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है।
ठीक है, क्यों लोकसभा राज्यसभा से तो पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करता है। तो ये क्या हुआ, संसद ही तो हुआ, लोकसभा राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, तो लिखिए नीचे, संविधान में संशोधन करने का पावर संसद के पास है। संसद मतलब पार्लियामेंट। संविधान में संशोधन करने का पावर संसद के पास है। ठीक है, अब शुरुआत में इससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट बताया था क्या, शुरुआत में 24 है, 25 है, 26 है, क्या है, 24th अमेंडमेंट 1971 बताया था, जिसमें राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को कंपलसरी साइन करेगा। ठीक है, 71 24 लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, 1970 बता देंगे क्या, 70 था। ठीक है, लिखो 24th CA 1971, 24 CA मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसको शॉर्ट फॉर्म लिखना है, यस्सा सा लिख देना हिंदी में। 1971 चेक कर लेता हूँ क्या है। नाइनटीन 1971 24th अमेंडमेंट 1971। ठीक, इसमें क्या बोला गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को कंपलसरी साइन करेगा। ठीक है, मतलब स्वीकृति देगा। विधेयक को कंपलसरी साइन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल 123। आर्टिकल 123। ठीक, डैश करके लिखना, ऑर्डिनेंस ऑब्लिक अध्यादेश। ऑर्डिनेंस ऑब्लिक अध्यादेश। अब ये क्या होता है पहले समझा देता हूँ। जैसे देखिए, लोकसभा राज्यसभा ये सबसे बिल कब पास होगा, जब बैठेगी, जब सत्र चलेगा, सेशन चलेगा। ठीक है, अब सपोज सेशन चल ही नहीं रहा, सत्र चल ही नहीं रहा है। ठीक है, जितने भी सत्र होते हैं 3-4, तो सेशन चल ही नहीं रहा, चाहे लोकसभा को राज्यसभा को। ठीक है, और कोई बिल पास करना एकदम जरूरी हो, कोई कानून बनाना बहुत जरूरी हो। ठीक है, तो उस केस में फिर क्या करेगा प्रेसिडेंट, इंतजार थोड़ी करेगा कि पहले बैठक आए, फिर पास करें, सबको मनाएं, उसके बाद मैं साइन करूं, उसके बाद कानून बने, ऐसा नहीं। इसके लिए एक प्रावधान किया गया है आर्टिकल 123 में। आर्टिकल 123 क्या बोलता है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, आगे पूछोगे अध्यादेश क्या, तो अध्यादेश इज इक्वल टू कानून। ठीक है, सेम टू सेम, जैसे जो बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होकर जो कानून बनता है उसकी जो वैलिडिटी रहती है, उसका जो प्रभाव रहता है, सेम टू सेम किसका रहता है, अध्यादेश का रहता है। बस डिफरेंस ये रहता है कि उसको बाद में विधि पूर्वक पास कराना होता है फिर से, जैसे लोकसभा राज्यसभा से पास होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 123 क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस की बात करते हैं, अध्यादेश की बात करता है। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ राज्यपाल के पास भी वैसी पावर है। आर्टिकल 123 की जगह 213 हो जाता है। ठीक है, 123 की जगह 213। तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा इतने सारे आर्टिकल्स 200-250 कैसे याद होंगे,
हो जाएंगे। 100 110 आर्टिकल याद करने के बाद कुछ में 89 जोड़ने से और कुछ में 90 जोड़ने से आ जाता है। जैसे 1 2 3 में 90 जोड़ो क्या हो जाए 213 आता है, ठीक है। तो 1 2 3 में ऑर्डिनेंस है तो प्लस 90 राज्यपाल के संदर्भ में ऑर्डिनेंस है 213 में, ठीक है। जैसे 1 2 4 214 1 2 4 में सुप्रीम कोर्ट है तो यहाँ हाई कोर्ट है 214 में, ठीक। तो ऑर्डिनेंस समझ आया क्या? जैसे कानून रहता है सेम टू सेम वही ऑर्डिनेंस है, ठीक। किस केस में जारी किया जाता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। अब संसद का सत्र चालू हुआ तब तो पास कराना पड़ेगा, ठीक। तो अच्छा ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी किए तो ऐसा थोड़ी कि 5-10 साल बाद अब आराम से पास कराएंगे 5 साल तक, तो ऐसा नहीं है। ऑर्डिनेंस जो जारी होता है उसकी एक वैलिडिटी रहती है। कितने दिन तक लिए मान्य रहता होगा बताइए? 6 महीना 6 हफ्ता, ठीक है। तो 6 महीना बहुत सारे केस में देखे ऑर्डिनेंस का जो वैलिडिटी रहती है वो 6 हफ्ता रहती है, ठीक है। याद रखना, हमेशा कंफ्यूज हो गए वहाँ 6 महीना देखिएगा तो डेफिनेटली 6 महीने ही मारोगे। कई सारे ऑब्जेक्टिव में मैं भी 6 महीना करने के बाद ध्यान है कि नहीं, जो ऑर्डिनेंस है वो 6 सप्ताह होता है, 6 हफ्ता, ठीक है। 6 सप्ताह अब पास कराना होगा मतलब उसकी वैलिडिटी रहेगी 6 सप्ताह की, वैलिडिटी 6 सप्ताह की रहेगी। इसका मतलब क्या? 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको पास कराना है। जैसे नॉर्मल पास होता है वैसे पास कराना है, और नहीं पास हुआ मतलब वो कानून रद्द हो जाएगा, मतलब वो फिर वैलिड नहीं रहेगा। 6 हफ्ते के बाद वैलिड नहीं रहेगा। अब 6 सप्ताह कहाँ से काउंट करोगे? जिस दिन लागू होगा नहीं, जिस दिन पास होगा नहीं, जिस दिन सत्र बैठेगा उसके 6 हफ्ते, उसके 6 हफ्ते। क्यों? संसद का सत्र सपोज 6 हफ्ते मतलब क्या 1.5 महीने, किसी कारणवश बैठे ही नहीं, 2 महीने बाद बैठ रहा है तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा पास होने का, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक बात याद रखना, पहला 6 महीना नहीं है 6 सप्ताह है। दूसरा उसको 6 सप्ताह के अंदर पास कराना जरूरी है, ठीक है। और 6 सप्ताह कहाँ से काउंट करेंगे? ऑर्डिनेंस जारी होने की तिथि से नहीं, नेक्स्ट जो सत्र बैठेगा उसका जो पहला दिन होगा वहां से 6 सप्ताह काउंट होगा, ठीक है। अब वो भले 5-6 महीने बाद बैठे, 5-6 महीने बाद से 6 सप्ताह जोड़ा जाएगा। इतना के लिए 2 बात इसमें ध्यान रखना है आपको, क्लियर? इतना समझ आया? अब लिखिए आर्टिकल 123 लिखिए, ऑर्डिनेंस है ना, कौन जारी करता है? बाई प्रेसिडेंट करके लिख लो, बाई प्रेसिडेंट, तो समझ आ जाएगा कि प्रेसिडेंट जारी करता है। इसके अंदर लिखना संसद का सत्र मतलब बैठक या सेशन, ठीक है। संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति को ऐसा लगता हो, कि कोई कानून बनाना बहुत जरूरी है, तो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश मतलब क्या बताया था? ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा कि अपने मन से करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह। गिने चुने पॉइंट है जो 100 की शक्ति यूज करता है, बाकी सब मंत्रिपरिषद की सलाह से। लिखिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही अध्यादेश जारी करता है। कुछ छोड़िए क्या? कोई डाउट? क्या डाउट नहीं? सत्र नहीं चल रहा तो मंत्रिपरिषद कहाँ से लेगा? नहीं तो मंत्रिपरिषद तो सत्र से थोड़ी संबंध है। सत्र मतलब संबंध है सांसद लोग से, सांसद बैठते हैं, ठीक है।
और ये अचानक से देखना कैबिनेट का मीटिंग है, कैबिनेट स्तर की मीटिंग बुलाई गई, कोई अर्जेंट केस होता है, पुलवामा अटैक हो गया, कैबिनेट स्तर की मीटिंग बुलाई गई, वो मीटिंग अलग है और संसद का सत्र चलना अलग है। तो जो कैबिनेट के जो मीटिंग होती है, मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है, मंत्रिपरिषद की जो मीटिंग होती है, उसमें चर्चा किया जाता है, ठीक है ना, बिल पास नहीं करते, ठीक है। वो तो गिने चुने हैं ना, संसद मतलब 776 मेंबर, लगभग 776-80 जो भी आतेंगे, ठीक है 790 जो भी हो, ठीक है, 780 या 790। और ये जो मंत्रिपरिषद, ये तो कम संख्या में है ना, जिनको मंत्री पद मिला हुआ और कुछ कुछ राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार के, इनकी बैठक चलती है, ठीक। इनके बैठक में निर्णय लिया जाता है, बिल पास नहीं किया जाता, निर्णय लिया जाता है। इन लोग बोलते हैं कि ऑर्डिनेंस जारी करना है, तब ऑर्डिनेंस जारी होता है, ठीक, क्लियर। मंत्री की सलाह पर लिखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ऑर्डिनेंस ऑब्लिक अध्यादेश की अवधि ऑब्लिक पीरियड, ठीक है, 6 सप्ताह होती है, 6 सप्ताह, 6 वीक। उसी में आगे ना, और ये 6 सप्ताह उस दिन से चालू होगा, तो ये 6 सप्ताह उस दिन से चालू होगा जब संसद का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। कुछ इसलिए नहीं आई क्या, सेशन से स्टार्ट होगा, ठीक है। संसद का ये 6 सप्ताह कहां से काउंट होगा बोले, जिस दिन से संसद सत्र चालू होगा। और अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस है इफेक्टिव कब से होगा, प्रभावी कब से रहेगा, वो बताओ। जब से लागू करेगा तभी तो उसको करने की अर्जेंसी है ना, अर्जेंसी है, अर्जेंट कोई कानून लाना है इसलिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ऑर्डिनेंस इफेक्टिव ऑब्लिक प्रभावी, ऑर्डिनेंस इफेक्टिव ऑब्लिक प्रभावी उस दिन से रहेगा जिस दिन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दे। ठीक, इतना क्लियर। अब देखो, ये राष्ट्रपति को लगता है कि अब ये कानून नहीं चाहिए, वापस लेना है, तो राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं, ठीक है, वापस ले सकता है। तो 2 केस में अध्यादेश खत्म हो जाता है। पहला केस अगर राष्ट्रपति खुद वापस ले ले, है ना, और दूसरा केस सपोज संसद का सत्र चालू हो गया, 6 सप्ताह हो गया, कोई रेस्पॉन्स नहीं, उसको पास ही नहीं किए, ठीक है, पास नहीं हुआ, है ना, या 6 सप्ताह खत्म हो गया, कोई चर्चा नहीं उस पर, ठीक, पास नहीं हुआ, तो भी अध्यादेश खत्म हो जाएगा। 6 सप्ताह हो गए और पास ही नहीं हुआ है तो भी अध्यादेश खत्म हो जाएगा। तो 2 केस में खत्म हो जाते हैं। पहला अगर वो राष्ट्रपति वापस ले ले, और दूसरा संसद का सत्र चालू हो गया और 6 सप्ताह हो गए तो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसमें एक पॉइंट लिखना बस कि राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। अब ब्रैकेट में लिखना, लॉ शब्द को मैं कहाँ बताऊं, पता है लॉ शब्द याद है, अपन शुरू से आर्टिकल पढ़ रहे थे, लॉ शब्द कहाँ मेंशन है, कहाँ, हाँ कर रहे हैं आर्टिकल 13, वो विधि के समझ समता है। आर्टिकल 13 में भी लॉ शब्द डिफाइंड करके बताया था, लिखा है तो वहां आर्टिकल 13 में लॉ शब्द भी है, तभी तो न्यायिक पुनर्वलोकन करेगा ना।
आर्टिकल 13 में क्या लिखा था, जुडिशियल रिव्यू की बात की गई थी, न्यायिक पुनरावलोकन। कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है या उसके साथ मैच नहीं करता, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा लॉ, ठीक है, उसका वो पुनरावलोकन कर सकता है, उसका रिव्यू कर सकता है। तो लॉ मतलब क्या, वो लॉ मतलब वहां पे डिफाइन किया गया आर्टिकल 13 में। उसी आर्टिकल 13 में ये ऑर्डिनेंस शब्द को डिफाइन किया गया है। क्लियर? तो लिखो ऑर्डिनेंस शब्द, ऑर्डिनेंस भी लॉ के अंतर्गत आता है, ऑर्डिनेंस भी लॉ के अंतर्गत आता है, ऑर्डिनेंस भी लॉ के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस भी लॉ के अंतर्गत आता है और इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब देखो एक केस बता रहा हूं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस बता देता हूं। बिहार में क्या हुआ, अभी कभी कभार क्या है, लूप होल्स रह जाते हैं, जैसे 6 सप्ताह, ठीक है। कितने बार भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, कोई रोक टोक तो लगा नहीं है, ठीक है, कोई रोक टोक तो लगा नहीं है। तो बिहार में क्या हुआ, बिहारी लोग थोड़े से ज्यादा नहीं मंगा ले, ठीक है। तो वहां क्या हुआ, सत्र नहीं बैठता था ना, तभी ऑर्डिनेंस जारी कर देते थे। ऐसा ऑर्डिनेंस जारी कर करके 6 सप्ताह कर करके सालों साल देख रहे हैं कि वहां से जिस कानून को ऐसे पास नहीं हो सकता ना, उसको ऑर्डिनेंस जारी कर करके कानून लगाया हुआ है। तो एक लॉ के प्रोफेसर थे, डीसी मधुआ, ठीक है, डीसी वधवा है कि मधुआ है, वधवा है, ठीक, जो भी रहे, वधवा रह जाए, मधुआ है, ठीक है। वो क्या लॉ के प्रोफेसर थे। अब लॉ पढ़े, देखिए ऑर्डिनेंस मतलब ये थोड़ा डीप केस स्टडी किए हैं, तो वो देखिए यार यहाँ बिहार राज्य में तो कई बार ऑर्डिनेंस लगा कितने सालों से वही ऑर्डिनेंस को फिर से नया ऑर्डिनेंस जारी कर देते, थोड़ा सा चेंजेस लाके बार बार वही ऑर्डिनेंस। तो ये क्या चैलेंज कर दिए, ठीक है। तो ये केस था बिहार राज्य वर्सेस डीसी वधवा, ठीक है, 1988 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला कि यार ऑर्डिनेंस भाई अर्जेंसी के केस में रहना चाहिए, सिर्फ इसका गलत यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई रेस्ट्रिक्शन से लगा नहीं, बस वो बोला था कि ऑर्डिनेंस ऐसा गलत यूज नहीं होना चाहिए, ठीक। इसलिए उसका कोई कुछ खास कंक्लूजन निकल के नहीं है, इसलिए नहीं लिखा रहा, ठीक है। इतने को एक बार रीड करिए, याद हुआ नहीं? इधर बताइए, नहीं, भारत के प्रेसिडेंट को कौन कौन सी वीटो पावर मिले? 3। भारत के प्रेसिडेंट को 3। अच्छा, यूएसए का है, यूएसए वाला एक, प्रेसिडेंट को 4 मिला है, भारत के प्रेसिडेंट को 3 मिला है। वो क्वालिफाइड वीटो जो था वो यूएसए को मिला है। इधर कौन से अमेंडमेंट में बोला गया, कौन सा संविधान संशोधन में, कि संविधान संशोधन विधेयक को कंपलसरी साइन करेगा, स्वीकृति देगा? 24वां संविधान 1971, ठीक है, याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब क्या थे, इसके विधायी शक्तियां है ना, लेजिस्लेटिव पावर कैसे, जितना भी कानून से रिलेटेड या संसद से रिलेटेड जो काम थे, है ना, जो पावर था, वो सब के सब किसके अंदर, विधायी पावर के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ना है, न्यायिक शक्तियां के बारे में पढ़ना है, जुडिशियल पावर, ठीक। तो न्यायालय से संबंधित जो भी बातें होंगी वो सब के सब जुडिशियल पावर में आएगा। तो हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां ऑब्लिक जुडिशियल पावर, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां ऑब्लिक जुडिशियल पावर। अब सारे कोर्ट से, जजेस से रिलेटेड जो भी बातें आएंगी सबके साथ न्यायिक शक्तियां में आएंगी। पहला पॉइंट लिखिए, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगा और उनको शपथ दिलाएगा। अपॉइंट करना मतलब नियुक्त करना। तो सुप्रीम कोर्ट की जजेस को अपॉइंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट को नहीं अपॉइंट करेगा,
सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगा और उनको शपथ दिलाएगा। अब होता क्या है, संविधान में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को नियुक्त करेगा, है ना, और शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कोई अधिकृत व्यक्ति नियुक्त करेगा या शपथ दिलाएगा। मतलब राष्ट्रपति करेगा या उसके द्वारा कोई नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी, ठीक है, ऑथराइज्ड पर्सन या जो भी बॉडी हो। तो ये लिखा है राष्ट्रपति करेगा या उसके द्वारा जो कोई नियुक्त अधिकारी है वो करेगा, है ना। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली ये होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मुख्य जो जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है, सीजीआई, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको वो शपथ दिलाता है, उसकी नियुक्ति करता है। फिर जो चीफ जस्टिस होता है वो बाकी जजेस की नियुक्ति करता है और शपथ दिलाता है। लेकिन पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको राष्ट्रपति ने अधिकृत करके रखा है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली यही होता है। बाकी लिखा क्या है संविधान में? संविधान में लिखा है कि प्रेसिडेंट करेगा सभी जजेस की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। इतना क्लियर? लिखिए पॉइंट। संविधान में ये लिखा है, संविधान में ये लिखा है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस की नियुक्ति करेगा। नियुक्ति मतलब अपॉइंट, ठीक है, सारे जजेस की नियुक्ति करेगा और शपथ दिलाएगा। या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कोई अधिकृत अधिकारी ऑब्लिक ऑथराइज्ड पर्सन या अथॉरिटी बोल सकते हो, ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है, अधिकृत अधिकारी ऑब्लिक ऑथराइज्ड पर्सन नियुक्ति करेगा और शपथ दिलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, प्रैक्टिकली राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ दिलाता है और फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को शपथ दिलाता है। सर चीफ जस्टिस के बाद क्या बोले? उधर से लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई, तो उसको बोला जाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बोला जाता है, ठीक है, की सलाह पर करेगा, सीजीआई की सलाह पर करेगा। ठीक है, इतना क्लियर? इतना समझ आया? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करेगा फिर? मतलब प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट है वैसे ही हाई कोर्ट है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। वैसे ही हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। यही सब डिफरेंस याद रखना। लिखो नेक्स्ट। बाकी सब चीज दोनों में सिमिलर है, ठीक है।
सभी चीज सिमिलर है, बस गिने चुने जो अपवाद है ना उस अपवाद को याद करोगे तो प्रेसिडेंट याद है तो राज्यपाल याद रहेगा, प्रेसिडेंट याद है और अपवाद याद है तो राज्यपाल याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करता है, ना कि राज्यपाल। ठीक है, भी क्या क्या पॉइंट देखें। पहला तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेगा, बोल रहा है शपथ दिलाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, राष्ट्रपति किसका सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको शपथ दिला देता है और फिर उनके बिहाफ पे वो बाकी जजेस को शपथ दिला देते हैं। कौन? तो सीजीआई, चीफ जस्टिस। ठीक है, और क्या देखें कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। वैसे हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, राज्यपाल नहीं करता। ठीक, अब हाई कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलाएगा? इस बार राज्यपाल दिलाएगा। ठीक हो, कुछ तो दे देते हैं उसको भी। ठीक है, कुछ तो उनको भी मिलेगा ना, तो नहीं दिखाना। नियुक्ति बस प्रेसिडेंट करेगा, हाई कोर्ट के जजेस की शपथ राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस को शपथ मतलब वो था ना, शपथ राज्यपाल दिलाएगा। क्या बोले? शपथ दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। ठीक है, राज्यपाल। मतलब देखो अल्टीमेटली क्या केस बने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन किया? प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलाया? प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन किया? प्रेसिडेंट। ये तीन काम प्रेसिडेंट। फिर हाई कोर्ट के जजेस को शपथ किसने दिलाया? राज्यपाल। ये बात रहता है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 72। हाई कोर्ट का रहता है ना चीफ जस्टिस। अभी कौन है बताइए? हाई कोर्ट का, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का कौन है? अरुण कुमार गोस्वामी। कौन से नंबर पे? 14वें नंबर। तो यहाँ से चीफ जस्टिस रहते हैं, लेकिन वो स्टेट के रहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ अलग अलग स्टेट हो जाते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो एक ही रहता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो हर कोर्ट का एक मेन जस्टिस रहता है, उसको चीफ जस्टिस बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 72 क्या था बताइए? आर्टिकल 72 में याद आ रहा है कुछ? पार्डनिंग पावर। ठीक है, देखिए पार्डनिंग पावर क्षमादान की शक्तियां, पार्डनिंग पावर। अब इससे रिलेटेड क्या पावर है देखिए, इससे रिलेटेड क्या पावर है? जैसे एक राजीव गांधी वाला एग्जांपल दिया था ना, तो क्या वहाँ राष्ट्रपति के पास याचिका लगाते हैं, तो कोई अगर पर्सन याचिका लगाए, याचिका मतलब मर्सी पिटिशन, दया याचिका बोलते हैं, दया याचिका, मर्सी पिटिशन। तो राष्ट्रपति के पास कोई मर्सी पिटिशन लगाए तो राष्ट्रपति उसके सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है। उसके चार अलग अलग धारे, माफ कर सकता है, कम माफ कर सकता है मतलब कंप्लीट माफ। हाँ, फांसी की सजा हुआ, चलो ठीक है माफ किया, कंप्लीट माफ। ठीक है, या स्थगित कर सकता है। स्थगित मतलब कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देगा। जैसे कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी है, अब अगर वो जेल में रही, जेल के वातावरण में रही, तो उसके बच्चे को भी इफेक्ट होगा। तो उसके बच्चे ने तो कोई क्राइम नहीं किया, तो उसको क्या है सजा? तो इस केस में क्या है, स्थगित भी किया जा सकता है, थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, आप मतलब बेबी जब डिलीवर हो जाएगा उसके बाद आपको सजा दी जाएगी, तो ये सस्पेंड भी कर सकता है, थोड़े समय के लिए स्थगित कर सकता है, और सजा को कम कर सकता है। 20 साल की सजा मिली है 10 साल की कर सकता है।
तो ये सब प्रेसिडेंट वहां पे उस केस में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बढ़ के हो जाते हैं। ठीक है, सुप्रीम मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ ट्रायल कोर्ट में कोई सजा दी और सीधे प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया, ऐसा नहीं। जब लास्ट सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन दे देता है, ठीक है, वो भी फैसला सुना देता है, तब आप राष्ट्रपति के पास भी जा सकते हो। राष्ट्रपति डिसीजन दे दिया मतलब दे दिया, ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता क्षमादान, कोई उसमें सुनवाई नहीं की क्यों सजा कम किया, क्यों नहीं किया, क्यों कम किया, कंप्लीट माफ कर सकता है। फांसी की सजा भी दे दे और वो कंप्लीट माफ कर सकता है। ठीक है, तो जैसे 20 साल की सजा मिली है 10 साल की कर सकता है, या फिर उसकी प्रकृति को भी चेंज कर सकता है, उसका जो नेचर है। जैसे जजेस सुनाता है कि इनको 10 साल की सजा दी जाती है या 10 साल की कठोर सजा दी जाती है। अब कठोर में आप क्या करते होंगे पता नहीं कि डेली सोचते होंगे जो भी होगा, कठोर सजा तो उसकी नेचर चेंज कर सकते हैं, कठोर को नॉर्मल सजा कर सकता है। ठीक है, तो उसका नेचर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। ये याद रखना है ना। अब पूछेगा कंप्लीट माफ कर सकते हैं कि हाँ कंप्लीट माफ कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट माफ कर सकते हैं। कंप्लीट माफ मतलब किसी को फांसी की सजा मिली ना, कंप्लीट माफ, आज से बरी, वाइजत बरी, ठीक, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक मूवी था, शायद लक मूवी है या कोई सा मूवी है, जिसमें ये दिखाता है कि देश के लिए उसको काम करवाते हैं, ऐसा कुछ था, देश के लिए काम करवाते हैं। तो जैसे आईबी एजेंट, रॉ एजेंट सब बनते हैं ना, तो क्रिमिनल रहता है, बोलता है कि ऐसे भी मरना, फांसी की सजा मिली हुई है, वैसे भी मरना है, एक काम करो मैं माफी दिलवा देंगे आपको, सारे केसेस तुम्हारे ऊपर से हट जाएंगे, सब चीज हट जाएंगे, सजा भी होगी, सब माफ हो जाएगा, बस तुम इंडिया के लिए काम कर लो। ठीक है, तो जाने के लिए तैयार हो जाता है, पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो जाता है, रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाता है, क्यों? उसकी सजाएं सब माफ हो जाएंगी, ऐसे किसी मूवी में दिखा था, ध्यान आ रहा है उसका। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास वो पावर रहता है। ठीक है, तो सब सजा माफ करा दे। अब ये जो सजा माफ करेगा वो अपनी स्वयं की शक्ति से कि मंत्री परिषद की सलाह से, मंत्री परिषद की सलाह से, ठीक है, अपनी सलाह से कुछ नहीं, चर्चा होगा, फिर से मंत्री परिषद की बैठक बैठेगी, है ना, फिर बोले कि करना है तो माफ कर दे। ठीक है, लिखिए आर्टिकल 72 पैसा नाम मात्र आर्टिकल 72 पार्टी फॉर या क्षमता की शक्ति लिखना उसमें, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के समक्ष मर्सी पिटीशन, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के समक्ष, बिफोर राष्ट्रपति, बिफोर प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति के समक्ष मर्सी पिटीशन ऑब्लिक दया याचिका, जिसको ऑब्लिक में बोलो उसको दोनों आपको लिखना, दोनों लाइन में, मर्सी पिटीशन ऑब्लिक दया याचिका लगाए, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत आर्टिकल 72 के तहत व्यक्ति की सजा को डैश करके 1 2 3 4 लिखना। पहला माफ कर सकता है, वो माफ, ठीक है, माफ कर सकता है। सेकंड स्थगित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। तीसरा सजा को कम कर सकता है। सजा को कम कर सकता है। और चौथा प्रकृति ऑब्लिक नेचर को बदल सकता है। ठीक है, सबके एग्जांपल दे दिए। तो जैसे माफ कर दिया, कंप्लीट माफ, फांसी की सजा कंप्लीट माफ, 10 साल की सजा मिली है कंप्लीट माफ, 20 साल की सजा मिली कंप्लीट माफ। ये कंप्लीट माफ मतलब हो गया भाई बरी जाओ तुम करते। और स्थगित कर सकते हैं मतलब थोड़े समय के लिए टाल दिया उसको। ठीक, सजा को कम कर सकते हैं मतलब 20 साल का 10 साल कर दिया, 15 साल का 12 साल कर दिया, ऐसे कम कर दिया। और प्रकृति बदल सकता है, नेचर, जैसे कठोर सजा है उसको थोड़ा नॉर्मल कर दिया। फांसी की सजा है उसको आजीवन कारावास में बदल दिया, आजीवन कारावास है उसको 10 साल में बदल दिया। तो ये नेचर चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे फांसी की सजा उसको आजीवन कारावास में बदल दिया, सब क्या नेचर में आएंगे, उसके नेचर चेंज कर दिया। कठोर कारावास है उसको नॉर्मल कर दिया। ठीक, तो ये सब आर्टिकल 72 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, न्यायिक शक्ति में एक और शक्ति आती है आर्टिकल 143 लिखिए। आर्टिकल 143
अब देखिए पढ़ते पढ़ते तो आपको नॉर्मली 72 तो ऐसे याद हो गया होगा पार्टी पावर। मैं भी शुरू में खैर उसको माफी दो साथ दो ऐसा करके रिलेट कर लिया था, साथ दो मतलब माफी दो, तो ये पार्टी पावर यहाँ पे याद हो गया था। ठीक है, तो आपको भी पढ़ पढ़ के याद हो जाएगा। अब 143 में क्या चीज़ है, इसको कैसे याद किया था? 143 मतलब आई लव यू ऐसे रिलेट करते हैं। ठीक है, 143 हाँ, तो सलाह लेने का पावर है। तो अब जैसे किसी को पहली बार आप 143 बोलने जा रहे हो तो सलाह लोगे कि नहीं लोगे किसी अच्छे बड़े पर्सन से या जो एक्सपीरियंस होल्डर है। ठीक है, मैं भी कई बार सलाह ले लेता हूँ अनुज से। ठीक, तो सलाह लोगे। जो सलाहकारी शक्तियां हैं, सलाहकारी शक्तियां को बोला जाएगा अंग्रेजी में, कल बोला जाएगा अंग्रेजी में, अभी याद नहीं आ रहा है। तो सलाह लेने की पावर है 143 में। वैसे याद रखना 143 बोलने जाओ किसी को तो सलाह लोगे। तो किससे सलाह लेगा? राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति क्या है? सुप्रीम कोर्ट से। इसको लिखाऊंगा कल, अभी समझा देता हूँ। ठीक है, सलाह किससे लेगा? सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है राष्ट्रपति। जैसे केस भी हुआ था बेरूबारी वाद। बेरूबारी क्या एक जगह था भारत का, उसको पाकिस्तान को दिया जाना था, दिए जाने की बात चल रही थी। ठीक, तो उस टाइम के जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद को समझ नहीं आया क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सजेशन मांगे, सलाह लिए। कौन से आर्टिकल के तहत? 143 के तहत, कि बताओ भाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो वो सलाहकारी शक्तियां किसके अंतर्गत आती है? 143 के तहत। कौन ले सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, क्यों? पास करा दिए, कुछ भी डिसीजन ले दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाके वो रद्द हो गया तो क्या मतलब? कोई मतलब, इससे बेहतर डिसीजन ले लो। ठीक, क्लियर? तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद से क्यों नहीं लिया सलाह? सुप्रीम दोनों कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सलाह मंत्रिपरिषद की सलाह से भी ले सकता है और यहाँ पे खुद के मन से भी ले सकता है सलाह, दोनों कर सकता है। यहाँ पे मंत्रिपरिषद की सलाह से ले सकता है। जैसे बेरूबारी वाद है, अब उसको पास दिया जाना है कि नहीं दिया जाना है। अब दिया जाना है तो फिर एक बिल लाके उसको पास कराते, तो बिल कौन लाता? संसद। ठीक है, संसद मतलब कहीं ना कहीं फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन्वॉल्व हो गया, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद ही बोलेगा। मंत्रिपरिषद के पास कोई पावर नहीं है, संसद के पास कोई पावर नहीं है, सांसद के पास कोई पावर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट को आदेश कौन देगा या बोलेगा कौन की सलाह मांगो? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पर ही मांगता है, या कभी अगर उसको लगा कि यार कुछ चीज ऐसे हैं जो मुझे खुद ही पूछ लेना चाहिए तो भी वो पूछ सकता है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सलाह से। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट भी जरूरी नहीं कि सलाह दे, कंपल्सरी नहीं है कि सलाह दे। तो दो अलग अलग मैटर होते हैं। ठीक है, एक मैटर पे वो सलाह देता है और एक मैटर पे देगा या नहीं देगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक में कंपल्सरी सलाह देता है, एक में कंपल्सरी नहीं है उसके लिए। ठीक है, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, देखिए आगे देखेंगे कौन सा मैटर है। ठीक, इतना क्लियर? लिखाने का काम कल करूंगा, भी कुछ याद कराऊंगा। इतना पहले पढ़िए, उसका जो इमरजेंसी वाला कुछ पॉइंट बताऊंगा, आर्टिकल याद कराऊंगा इमरजेंसी से रिलेटेड। ठीक, इतना पढ़िए। चलिए आगे, अभी सिर्फ सुनने काम करना। कॉपी बंद कर दो, डाल लीजिए बैग में, पॉकेट विड्रॉ कर लीजिए। पॉकेट विड्रॉ की जगह एक और विड्रॉ है, हम लोग जो शब्द यूज करते हैं वो कुछ और विड्रॉ हो गया। पॉकेट में डालना, पॉकेट विड्रॉ। देयर इज अनदर विड्रॉ अवेलेबल। अब पढ़ेंगे इमरजेंसी पावर। ठीक है, बस सुना रहा हूँ आज, सुनाने का काम करूँगा, दिखाने का काम। आर्टिकल 352, 356, 360 ये 3 प्रकार के इमरजेंसी लगते हैं। इमरजेंसी मतलब आपातकाल। ठीक है, इमरजेंसी मतलब आपातकाल। 352, 356, 360। ठीक है, ये 3 प्रकार के इमरजेंसी। तीनों कौन कौन से इमरजेंसी? 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी है। राष्ट्रीय मतलब नेशनल, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी। 356 है प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल रूल। अब ये मोदी जी का सिक्योरिटी भंग कर दिए थे तो मूड खराब हो गया, प्रेसिडेंशियल रूल लगाने बोले। तो वही चला 356 के तहत अगर लग जाएगा तो 356। और 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल।
3 प्रकार का इमरजेंसी, 352, 356, 360, ठीक है। 352, 356, 360 याद रखा। 352 का राष्ट्रीय आपातकाल, 356 क्या राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंशियल, और 360 क्या यूपी आपातकाल, ठीक है। इतना याद रहेगा। ये 3 ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ अभी। अब ये आर्टिकल 3 याद रहना चाहिए, है ना। उसके बाद आर्टिकल 358 याद रहना चाहिए और 359, ठीक है। आर्टिकल 358 याद रहना चाहिए और 359, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आर्टिकल 352 के तहत अगर नेशनल इमरजेंसी लगा, आर्टिकल 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा, तो आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 अपने आप समाप्त हो जाता है, अपने आप निलंबन हो जाता है, निलंबित हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। क्या बोल रहा हूँ, आर्टिकल 352 के तहत अगर नेशनल इमरजेंसी लगा, तो आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, समाप्त नहीं होता, निलंबित हो जाता है। अब आर्टिकल 19 में क्या था, स्वतंत्र अधिकार था, वाक फ्रीडम एंड स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये था आर्टिकल 19 में। 19 से 1 ABCDE ये जितना भी आर्टिकल था 19, तो वो आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। किस आर्टिकल के तहत, 358 के तहत। कब, जब 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगे, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, आर्टिकल 352 के तहत अगर नेशनल इमरजेंसी लगा, तो आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 अपने आप समाप्त नहीं, निलंबित हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा, ठीक है, सस्पेंड हो जाएगा। मौलिक अधिकार कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, निलंबित हो सकते हैं, समाप्त नहीं हो सकते, ठीक है, सस्पेंड हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता, ठीक। और आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगा, तो आर्टिकल 359 बोल रहा हूँ इस बार, 358 नहीं, 359 के तहत आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी जितने फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल हैं, सभी के सभी आर्टिकल्स को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, हो जाएगा नहीं, कर सकता है, मतलब कर सकता है, मतलब अगर उसके मन है तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, ठीक है। 20 और 21, 20 में क्या था, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी था। 21 में प्राणी में देख सकता था, ठीक है। अब पहले ना ये 20-21 वाला पॉइंट नहीं था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत बाद में डाला गया। क्या इंदिरा गांधी एक बार इमरजेंसी लगा सबको अंदर डलवा दी थी, उस टाइम भी थे, मोदी जी की नहीं थे, पता नहीं, इधर उधर दाढ़ी वाड़ी लगा के चाचा बन के उधर घूम रहे थे वो, है ना। तो ये था, तो क्या इमरजेंसी लगवा के सबको अंदर करवा दे जेल में, तो ऐसे तो सभी अधिकार छीन रहे, मतलब जो सरकार में आया फिर वो कुछ भी कर सकता है, ऐसी बात आ गई थी, ठीक है। तो बाद में ये प्रावधान डाला गया कि आर्टिकल 359 के तहत 20 और 21 को छोड़ के सभी अधिकारों को निलंबित कर सकता है प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 358 में क्या था, तो आर्टिकल 19 अपने आप निलंबित हो जाता है, स्वतः निलंबित हो जाता है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब पूछोगे आर्टिकल याद कैसे रहेगा, 358 में 19 है कि 359 में क्या है, जैसे 18, 19, 20 रहता है, 19, 20, 21 रहता है, तो 19 का 9 ले लो, 359 में क्या है, 20, 21, 19, 20, 21 ऐसे रखना। तो 359 में क्या है, 20, 21, 20, 21 को छोड़ के बाकी को निलंबित कर सकता है, करेगा जरूरी नहीं, कर सकता, इसका मन है तो करेगा, नहीं करेगा। और 358 मतलब 18, 19, तो 358 में 19 है, ठीक है। क्या बोला समझ आया, 3 आर्टिकल की बात किया सबसे पहले, 352, 56, 60। 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, ये भले प्रेसिडेंट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, लेकिन ये समझ लो एक पार्ट खत्म हो जा रहा है, इमरजेंसी का पार्ट खत्म हो जाएगा कल, ठीक है, इमरजेंसी वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये खत्म हो जाएगा। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंशियल रूल, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। फिर 352 के अंतर्गत और कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं, 358 और 359। आर्टिकल 352 के तहत अगर नेशनल इमरजेंसी लगा, तो आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 अपने आप स्वतः निलंबित हो जाएगा, ठीक, कर सकता है, नहीं हो जाएगा। और आर्टिकल 352 के तहत अगर नेशनल इमरजेंसी लगा, तो आर्टिकल 359 के तहत 20 और 21 को छोड़ के बाकी सब निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब ये तो हो गया, इमरजेंसी लागू हो गया, सब इमरजेंसी लागू किए। अब यहाँ पे भी एक बार क्या हुआ था, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और प्रेसिडेंट कौन था छोड़ो याद नहीं आ रहा है। तो क्या फोन, राष्ट्रपति को फोन किया इंदिरा गांधी, फोन किया, हो गया मूड खराब हो रहा है कल से इमरजेंसी, बोले ठीक है, रात को 12 बजे फोन करके बोले कि इमरजेंसी, और इमरजेंसी लग गया,
ठीक है। तो उसको क्या, उस टेलीफोनिक कॉल को, जो टेलीफोनिक कॉल को, मोबाइल वोबाइल छाक नहीं था, पता नहीं, टेलीफोनिक कॉल को उस प्रेसिडेंट ने क्या माना, मंत्री परिषद की सलाह मान लिया। ठीक है, मंत्री परिषद का सलाह मान लिया। मंत्री परिषद बोलोगे कि मंत्रिमंडल, पता नहीं आगे चलके तो मंत्रिमंडल वाला शब्द उल्लेख है। ठीक है, उसको पूरे के पूरे मंत्री परिषद का सलाह मान लिया। ठीक है, और इमरजेंसी लागू कर दिया। बाद में ये प्रावधान लाया कि इसको चेंज किया गया कि ऐसा दोबारा नहीं हो कि मन किया फोन किया और सीधा इमरजेंसी लगा दी, ऐसा नहीं। ठीक है, वहां पे शब्द डाला गया मंत्रिमंडल की लिखित आधार पर ही इमरजेंसी लगाया जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऐसे नहीं कि फोन किया प्रधानमंत्री और इमरजेंसी लगा दी, ऐसा नहीं। मंत्रिमंडल, वहां पे इसलिए बोला था आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। पहले जहाँ पे मंत्रिमंडल शब्द आया था ना, तो बताया था मंत्रिमंडल क्या और मंत्री परिषद क्या, कैबिनेट क्या और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो कैबिनेट शब्द का उल्लेख 352 में है। कैबिनेट मतलब प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री इज इक्वल टू कैबिनेट, यही लिखा हुआ इसमें। कैबिनेट मतलब कैबिनेट स्तर के मंत्री और प्रधानमंत्री, तो इनका लिखित निर्णय रहेगा तब जाके इमरजेंसी लगेगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक डिफरेंस रखना, हर जगह मंत्री परिषद आता है, मंत्री परिषद सलाह पे करेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मंत्रिमंडल की सलाह पे करेगा। ठीक है, मंत्रिमंडल की, वो भी लिखित सलाह पे। ठीक है, लिखित सलाह पे। ठीक है, लिखित वर्ड अलग से मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा आर्टिकल 352 के तहत। अब इमरजेंसी लगा सकता है, लगा दिया, समझ लीजिए। अब इसको भी इमरजेंसी, नाम से इमरजेंसी लग रहा है, इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी वाली बात, तभी इमरजेंसी लग रहा है। इमरजेंसी लगा दिए, इसको भी पास कराना होता है, इसको भी पास कराना होता है। ठीक है, इसको भी पास कराना होता है। कैसे, अब इसके लिए याद रखना 122 122, क्या याद रखोगे, 122 122, ये 122 क्या है, 122 याद रहेगा 122। 352 356 और 360 पढ़े। 352 के तहत इमरजेंसी लगा, उसको 1 महीने के अंदर पास कराना है, वही 122 था 1। 352 के तहत अगर इमरजेंसी लगा तो उसको जो दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास कराना होगा। कैसे पास कराना होगा आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये बोल रहा हूँ 1 महीने के अंदर पास कराना है, तो 122 याद रख लेना। 356 के तहत अगर इमरजेंसी लगा तो उसको 2 महीने के अंदर पास कराना है, 122। 360 के तहत इमरजेंसी लगा तो उसको भी कितने महीने के अंदर पास कराना है, 2 महीने, तो ये 122 याद रहेगा। अब बताओ, जिसको एकदम तुरंत तत्काल 1 महीने के अंदर पास कराना है, मतलब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगा, और जिसको बोलेंगे आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलूँगा जैसे कल असाइनमेंट कल ही सबमिट करना, तो थोड़ा असाइनमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, तो बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं, आराम से 1-2 साल में करना, तो लेस इंपॉर्टेंट है। जैसे याद कराने के पर्पज से बता रहा हूँ, वैसे ही जिसको 1 महीने के अंदर पास कराना है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो गया, तो सिंपल मेजोरिटी से नहीं, वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। और जिसमें 2 महीने लग रहा है, जस्ट डबल टाइम दे दिए, इसको 1 महीने पर उसको 2 महीने दे दिए, मतलब वो आराम वाला चीज है, कोई ज्यादा हड़बड़ी नहीं, तो उसमें सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। पास तो होना चाहिए, एक में 1 महीने के अंदर, एक में 2 महीने के अंदर, एक में 2 महीने के अंदर, लेकिन कैसे पास होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी भी होता है, स्पेशल मेजोरिटी भी होता है। ठीक है, तो 1 महीने है, मतलब अर्जेंसी वाली बात आ गई। ठीक है, ज्यादा लोग का इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी लगता है, और 2 महीने वाले में क्या, सिंपल मेजोरिटी। ऐसे याद रहेगा, क्या बोला, शुरुआत से बता रहा हूँ ताकि कल अभी थोड़ा सा याद करा दूंगा, इमरजेंसी कल लिखाऊंगा तो कंप्लीट हो जाएगा। 3 प्रकार के इमरजेंसी देखे। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। 356 में क्या है, प्रेसिडेंशियल रूल। 360 में क्या है, 352 में 358 के तहत कौन सा स्वतः निलंबित हो जाएगा, 19। ठीक है, 18 19 358 19। और 359 के तहत कौन कौन को छोड़ के बाकी सब याद रहेगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, पास करा दिए, किसकी लिखित सलाह पर, मंत्रिमंडल, ना कि मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्रिमंडल यहाँ रहेगा, कैबिनेट। और कैबिनेट वर्ड का उल्लेख कौन से धारा में दिया है, कौन से आर्टिकल में, 352। ये जो नेशनल इमरजेंसी है ना, यहीं पे, क्यों वो फोन कॉल के बाद वाला सिस्टम हटा दिए, फोन कॉल ऐसे किए और ये सब लागू नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये 352 में इतना क्लियर। अब और क्या बताया, किसको कितने महीने के अंदर ये संसद से पास कराना होता, मतलब लोकसभा राज्यसभा से, तो 1 2 2 ऐसे याद किए थे। तो 352 वाले को कितने महीने, 1 महीने। 356 और 360 को 2 महीने। 352 में कौन सा बहुमत से पास कराना होगा, स्पेशल की सिंपल, स्पेशल। और 356 और 360 में सिंपल। इतना क्लियर याद रहेगा, ठीक है।
लिखने का काम कल करेंगे, इतना आर्टिकल याद है, बस याद आ जाएगा, कोई समस्या नहीं, बाकी कल देखते हैं।